बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कोई गम आपकी ज़िंदगी को ना छुए। जो ख्वाब आपने देखे हैं, जो ख्वाब आप अपनी ज़िंदगी में सजाने वाले हैं, क्योंकि हम ख्वाब देखते हैं ना, रोज़ हम जो है वो अपने लिए कुछ नया और बेहतर सोचते हैं, और वो हमारा हक़ भी है, मेरा हक़ है, आपका हक़ है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो। हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के इन शब रोज़ को गुजारें। वो प्यारे लोग, वो प्यारे चेहरे जिन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है, आपके दिल, आपकी आँखों को ठंडक मिलती है, वो प्यारे लोग, वो हमारे अपने, वो हमारे माँ बाप, वो हमारी औलाद जो है वो हमारी नज़रों के सामने रहे। ये एक ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत जो है वो एक पहलू है। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो आपको थोड़े से वक्त के लिए हिला कर रख देती हैं। कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक इस पूरे सर्कल का, जो लाइफ एक सर्कल है ना, उसका हिस्सा है। लेकिन दुआ हमेशा मैं यही देती हूँ आप सबको कि आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ रहें, और उससे बढ़कर जो आपके अपनों का साथ है ना, आपके प्यारों का साथ है, वो हमेशा जो है वो बना रहे आपके साथ। और इसी दुआ के साथ मैं अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करूँगी। पहला सेगमेंट हमेशा सेहत के हवाले से होता है, जो आपके मसाइल हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, चाहे ENT का प्रॉब्लम है या किसी तरह का और आपका मसला है, उसको हम डिस्कस करते हैं। आज जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुश होते हैं तो आप उस खुशी का इजहार कैसे करते हैं? मुस्कुरा के करते हैं ना। और मुस्कुराना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दीन इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है कि इसमें मुस्कुराने को भी जो है वो सदक़े का कहा गया, कि जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो ये भी सदका है। मुस्कुराने पर भी जो है वो आपको अजर दिया गया। कौन सा ऐसा मज़हब होगा जहाँ पर इस तरह की जो है वो आपको बोनसेस जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे होंगे। किसी अजनबी को भी, किसी स्ट्रेंजर को भी जब आप एक मुस्कुराहट देते हैं, सो एकदम से जो है वो एक स्ट्रेंजर फीलिंग जो है वो कुछ हद तक दब जाती है। एक उनसियत सी, एक मानूस जो होते हैं ना आप किसी से, वो फीलिंग डेवलप होती है मुस्कुराहट से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल के जो है अपनी इस खुशी का इजहार नहीं कर पाते, मुस्कुरा नहीं पाते। क्यों मुस्कुरा नहीं पाते? क्योंकि उनके जो है वो दांत इतने अच्छे नहीं होते, दांत इतने बेहतर नहीं होते, तो वो जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा होता है, तो वो अपनी इस खुशी का इजहार नहीं कर पाते। हर शख्स को हक है कि वो अपनी खुशी का इजहार करे। सो अगर ऐसा कोई मसला है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, आपको लगता है कि कहीं नहीं दांतों में मसला है तो मुझे इनको ठीक करवाना चाहिए, तो क्या क्या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो है वो आप खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते? मैं चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ पर लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो सब मुस्कुराते रहें और खुलकर स्माइल करें। सो अपने दांतों को अच्छा, बेहतर, मजबूत और चमकदार दिखाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है जिन्हें आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, इनकी बातें आप सुन चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देते हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से। डॉक्टर शिराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुस्कुराते रहें आप भी। अच्छा, मुस्कुरा के बातें करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितने सारे लोग ऐसे आते होंगे ना, जो आपके पास भी आते होंगे, कहते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, मैं मुस्कुरा नहीं पाता दांतों की वजह से। ऐसा है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है तो उसमें टीन एज और इस तरह की एज में जब बच्चे सोशल इंटरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो अगर उनकी स्माइल सही नहीं हो तो आप देखेंगे कि वो ये करते हैं कि अपने हाथ जो है वो मुंह के सामने लाना शुरू कर देते हैं, छुपाते हैं, थोड़ा सा सोशली इनएक्टिव हो जाते हैं, या थोड़ी सी फेक स्माइल देते हैं, पोज स्माइल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो शाय हो जाते हैं ना, वो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। ये बहुत कॉमन है। जब हमारे यहाँ स्माइल कम हो, कॉन्फिडेंस से शेक हो जाता है। तो जो आँखों के बाद जो सबसे सेकंड पॉइंट चीज़ है हमारे फेस में, वो है आपकी स्माइल। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आंखें ज़्यादा बोलती हैं। आँखों पास आई टू आई कांटेक्ट जरूरी ना, आई टू आई कांटेक्ट होगा, फिर आप किसी को देखेंगे नहीं तो स्माइल कैसे करेंगे? स्माइल कैसे? यस, आई टू आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर किसी से भी आपको नजर नहीं मिलानी चाहिए। अच्छा, बहुत देर तक नहीं। अच्छा, ये क्या बात है, बहुत देर तक मिलाते हैं तो वही कनेक्शन, देयर इज समथिंग, कुछ कनेक्शन होता है। कम्युनिकेशन के रूल्स हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, मतलब एक लाइक बिग ग्रुप में, ऑडिटोरियम में या बहुत से लोग बैठे हैं,
तो उसमें सबको इक्वल अटेंशन देनी चाहिए। तो Right. अगर आप एक ग्रुप में एक के साथ इक्वल अटेंशन दे रहे हैं और इक्वल अटेंशन नहीं दे रहे बल्कि एक को अटेंशन दे रहे हो तो दूसरे लोग जो है फील अपार्ट करते हैं। इवन कि आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, आप किसी शख्स से भी मिलते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाता है कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छा, बेहतर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब वो लोग जो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पाते उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बड़ा कम हो रहा होता है। आपके सामने एक शख्स बैठा है, अगर आप उसको देख नहीं रहे, उसको आप सुन नहीं रहे, तो उसको ये लगेगा, अगर आप किसी अपने के साथ भी बैठे हैं तो उसको ये लगेगा कि शायद ये मेरे साथ मौजूद नहीं है। वो फिजिकली है बट वो मेंटली जो है, जब आप आजकल हमारे यहाँ ये जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, अल्लाह बचाए इससे, हम किसी अपने के साथ भी बैठे होते हैं तो हम ये कर रहे होते हैं, फ़ोन पे लगे होते हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं करते। आप ये सब चीज़ें छोड़ के किसी शख्स के सामने बैठ जाएं, आप उसको सुने, यकीन करें उसको यही लगेगा कि यही लम्हा सबसे खूबसूरत है और मैं इसी का मुंतज़िर था। क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो आप सामने वाले को ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इस लम्हे को तुम्हारे साथ जी रहा हूँ। चाहे आप किसी का गम, किसी के मसाइल को हल ना भी कर सकें, बट किसी को सुन लेना, ये भी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज देखें मुस्कुराहट से हम कहाँ कहाँ जो है वो ट्रेवल करें, बट यस, ये जो आपका चेहरा है ये आपके दिल का हाल, आपके कॉन्फिडेंस को, और कुछ लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं ना डॉक्टर साहब, वो भी नहीं आंखें मिलाते हैं। बिल्कुल सही, वो भी आंखें चुराते हैं। साइकी में यही है कि वो अगर आई टू आई कांटेक्ट से नहीं बात करते तो उसका मतलब है हाँ, देयर इज समथिंग। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इतने वो हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं झूठ बोल बोल के, जो बहुत बुरी बात है। पर वो इतनी सच्चाई से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई से झूठ बोल रहे होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि हाँ मेरा सच जो है वो कहीं पीछे रह गया और ये शख्स हुआ है, लेकिन झूठ बोलना बुरी बात है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसको स्टार्ट से, बेसिक से आते हैं। हमारे यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं तकरीबन 6 से 8 महीने में पहला उनका दांत जो है, कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के देर से आते हैं। वो एक बड़ा ट्रिकी मरहला होता है, माओं के लिए बड़ा मुश्किल है, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। तो क्या किया जाए कि बच्चों के दांत जो हैं वो आसानी से निकल जाएं, उनको तकलीफ ना हो, मोशंस लग जाते हैं, बच्चे वीक हो जाते हैं? देखिए उसमें यह है कि 6 to 8 मंथ में टीथ निकलते हैं, तो इसको हमारे यहाँ लोग को रिलेट कर लेते हैं कि जब टीथ निकलते हैं तो बच्चे को डायरिया, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। एक्चुअली इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनफैक्ट उस वक्त मसला ये होता है कि आपका जो बेबी बॉर्न होता है वो अपनी माँ का इम्यून सिस्टम लेकर आता है। और 6 मंथ तक उसका इम्यून सिस्टम जाके अपना डेवलप हो रहा होता है, तो उस वक्त एक चेंज ओवर होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे ये होता है, को इंसिडेंट होता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन होता है, टीथ निकल रहे होते हैं, तो लोग फील करते हैं जिस ज़माने में टीथ निकलते हैं तो बच्चे बीमार ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है, मतलब आप कह रहे हैं जब दांत निकलने का मरहला शुरू होता है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा होता है, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं। और लोग उसको लिंक करते हैं जी टीथ निकल रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी में मिथ रन करते हैं, अच्छे दांत निकलने इसलिए इसकी तबीयत खराब है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, हम यहाँ पे करेंगे तो लोग कहेंगे कि क्या बातें हो रही है, बट ऐसा है, लोग बातें करते हैं। तो उसके साथ फिर दूसरा जो मसला आता है, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो ये कि लोग सोचते हैं कि यार जो ब्रशिंग है ना वो तो जब पक्के दांत आ जाएंगे, परमानेंट टीथ आ जाएंगे तब शुरू होगी। लेकिन रूल ये है कि जिस टाइम भी आपका पहला टूथ, मिल्क टूथ मुंह में आ गया, आपकी ब्रशिंग स्टार्ट हो गई। दैट इज दैट से बस 6 मंथ का बेबी या 8 मंथ का खुद तो करेगा नहीं, तो माँ या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो सिंगल टूथ भी अगर एडेप्टेड है मौजूद, उस पर ब्रश कराएं उसको। राइट। और इस तरह के ब्रशेस भी मौजूद है मार्केट में, जो आप अपनी फिंगर पर जो है वो पहनकर आप अपने बच्चे को ब्रश कराते हैं। लेकिन कितनी माँ ऐसी होंगी जिनके बच्चे जो है उनका अगर पहला दांत, 2 दांत या कुछ दांत आ गए और वो जब स्माइल करते हैं प्यारी सी, तो वो उनके छोटे छोटे से दांत नज़र आते होंगे। लेकिन शायद बहुत समझदार माएँ होंगी जो ये सब कर रही हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी, जहाँ पे अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों में भी नहीं है। तो वो कहते हैं ये तो मिल्क टीथ हैं, इसको खुद ही मतलब हुआ था और हम अभी कुछ खाता पीता भी नहीं, सिर्फ मिल्क पे या ऐसी छोटी मोटी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह में गुजारा है, तो उसमें क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, फूड उसमें उसी तरह से जमा होती है जैसे कि नेचुरल दांत पे जमा होती है, उसी तरह से वो दांत ख़राब हो सकता है जैसे कि नेचुरल दांत होता है। और उसका डायलेमा ये होता है कि वो दांत जिसको गिरना है 6, 7, 8, 10 ईयर्स में, वो हमारे पास आते हैं बच्चे 3-4 साल में वो दांत ख़राब होते हैं। और फिर ऐसे बच्चों के साथ उनको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक एडल्ट की तरह कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, टेम्परामेंट उनका कम होता है। पेरेंट्स भी बेचारे वो साइड में खड़ो की तरह सा
खौफ ज़्यादा होते हैं कि हमारे बड़ों के भी आजकल बड़े कम टेम्परामेंट है, ऐसी बात नहीं, आप बच्चों को बदनाम ना करें, बड़ी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बहुत नाराज़ हो जाते हैं वो, आप उनकी नापसंदीदा चीज़ करें, किसी के सामने आप उनको डांट दें, वो कहेंगे आपने मेरी इज्जत को आपने कैसे जो है वो दूसरे के सामने बोला। सो ईगो जो है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लेकिन देखिए कुछ बच्चे, एक घर में भी एक माँ के अगर 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा होगा जिसके बड़े अच्छे, जिस तरह मोती होते हैं ना, इस तरह के जो है उसके दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे, क्योंकि हम शायद बहुत ही स्टार्ट में भी जब हम बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मीठा हम ज़्यादा उसको दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पसंद आता, कुछ लोग नमक या मिर्चों वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल कराते हैं बच्चे को, बट नॉर्मली जो बहुत कॉमनली जो इंट्रोड्यूस फ्लेवर कराया जाता है वो मीठा ही है इतनी छोटे बच्चे को। डॉक्टर साहब, तो कुछ बच्चों के दांत इसी एज में जो है वो कीड़े लग जाते हैं, उनको कैविटी होने लग जाती है, कुछ के ठीक रहते हैं। सो ये फिर वो कहते हैं कि दूध के दांत है, इन्होंने तो गिरना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्या उसी स्टेज पर ख्याल कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। देखें, अगर आपका दांत जिस उम्र में एक सपोज मिल्क टूथ को गिरना है, उसकी जगह परमानेंट को आना है, उससे कुछ अर्सा पहले अगर वो दांत खराब हो जाए और इतना खराब हो जाए कि वो निकालना पड़े, तो फिर जब दांत डेवलप होते हैं तो साथ साथ आपकी उसके गिर्द की जो मसूड़े हैं और हड्डी है वो भी डेवलप होती है, और ज़ाहिर वो चेहरे का पार्ट होती है। ठीक है। जब हम दांत को किसी वजह से पहले निकालना पड़ जाए, इस स्टेज पे पहुंच जाए, तो फिर आपकी उस जगह की बोन डेवलपमेंट, गम डेवलपमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि परमानेंट टूथ चूँकि ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में मिल्क टूथ के मुकाबले में, तो वक्त के साथ साथ वो उस जगह की बोन अच्छी डेवलप नहीं होती, तो फिर वहाँ पे जगह कम हो जाती है और फिर टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर बहुत ही स्टेज ख़राब हो गई है, इसमें दांत बच नहीं सकता है, तो उसके बाद आपके पास चॉइस ये होती है कि हम उस जगह पे स्पेस मेंटेनर्स होते हैं जो स्पेस को मेंटेन करते हैं ताकि परमानेंट टूथ का स्पेस कोलैप्स ना हो, ख़त्म ना हो जाए, वो लगाए जाएंगे। लेकिन उससे बेहतर तरीक़ेकार है कि हम उस जगह पर जाएं नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसी लगाएंगे उसमें एक आपकी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि एक नॉन ग्रोइंग टाइप की बेजान सी चीज़ है जो कि एक ग्रोइंग बच्चे पे लगाया है, तो उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो वो आपकी कॉस्टिंग, आपके विजिट, बहुत सी चीज़ों को आपको डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो बेहतर ये कि आप कैविटीज़ अर्ली डिटेक्ट करें, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि जिस दिन दांत निकले उसके अलावा हर 6 मंथ में अगर आप विजिट करते हैं अपने डेंटिस्ट को, तो वो फिर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, और फिर इस स्टेज में नहीं जाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं बच्चों के, उसमें भी अगर कैविटी हो रही है तो भी आपको प्रॉपर जो है उसको ट्रीटमेंट करवाना है, अदरवाइज जो है जो आने वाला दांत है आपका जो परमानेंट होता है उस पर जो है वो उसका असर हो सकता है, मे बी वो इतना स्ट्रॉन्ग ना है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग बोन की हैसियत रखता है, इट्स ए बोन, तो वो बहुत फिर आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो उनका शायद इतना मीठे का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा फ्रंट जो है वो आप देखें अजीब सा जो है ना वो बुरा हाल हो चुका होता है उन बच्चों का, इतनी कैविटी होती है या इतना जो आम ज़बान में जिसे कहते हैं कि कीड़ा लग जाता है, ये कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है बच्चे के अंदर, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतने ख़राब दांत हो जाते हैं? कॉमनेस्ट रीज़न जो है इसको हम कहते हैं ना, यंग बेबी जो 3-4 साल की उम्र में अगर आप देख रहे हैं, इवन 5 ईयर तक में भी, वो ये है कि नर्सिंग मॉडल कैरीज खिलाते हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, माँ को फीडर पकड़ा देते हैं। अब चलें वो बुरी बात नहीं, बच्चों को भूख लगती है तब भी वो रोते ही हैं, ओके उन्होंने फीडर से पी लिया, अब हुआ कि उसके अंदर मिल्क है, मिल्क इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, निशास्ता जिसे कहते हैं, ये दांत से चिपक जाता है। अच्छा, अब अपने बच्चा पीते पीते सो जाता है, बोतल मुंह में लगी रहती है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है या निशास्ता है वो बैक्टीरिया की ग़िज़ा है जो मुंह में मौजूद होते हैं, वो इसे इस्तेमाल करते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एक दांत को निकालें और उसको एसिड में डाल दें 5-6 घंटे के लिए, तो वो उसकी सरफेस ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब चलता है तो इस तरह से कैविटीज़ हो जाती हैं। तो बिल्कुल बच्चों को चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें बनी हैं, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, दूध, ये सब बच्चों के लिए खिलाएं पिलाएं, लेकिन उसके बाद टीथ को क्लीन करें, दैट इज ब्रश करें, खुद करें, सुपरविजन में करें। वो उन माओं का क्या कहें जो बच्चे सो रहे होते हैं, बॉटल लगा के छोड़ देती हैं, बॉटल लगी हुई है, बच्चे सो भी गए हैं, तो वो तो फिर उन बच्चों के लिए तो आप फिर तैयार हैं कि इनको आगे जाके डेंटल प्रॉब्लम एग्जैक्टली, अगर वो रोजाना ये रिपीटेटिव प्रोसेस होगा, बार बार होगा, तो फिर तो कैविटीज होनी है। तो फिर ये करें, एक बच्चों में हैबिट होती है कि उनकी आदत होती है सोते हुए बोतल मुंह में रखना। लेकिन आप देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी अपनी कज़न में उसके साथ
साथ प्रॉब्लम ये था, उसको वो ना दूध इस एज में, यंग इतनी छोटे जब आप बच्चा होता है आपका, तो उसको दूध की बहुत ज़रूरत होती है, कैल्शियम है। उस टाइम पर अगर आप उसको नहीं खिलाएं पिलाएंगे तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और बच्चियों को तो ख़ास तौर पर जो है वो हर उम्र में जो है वो दूध का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो वो उसको दूध से एलर्जी थी, वो खुद नहीं जो है ना वो दूध से उसको आप ग्लास में दें या बॉटल में दें तो नहीं पीती थी। तो रात को सोते में जब वो गहरी नींद सो जाती थी तो उसको फीडर पिलाया जाता था ताकि उसकी वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे पूरा किया जा सके। कुछ माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चे के लिए उनको ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो करनी चाहिए, बट येस बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके दांतों को, आपकी हड्डियों को, एक तो हम दूध की बात करते हैं, कोई और चीज़ है जो आप लोग रेकमेंड करते हैं ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, नंबर 1 है कि हम फ्लोराइड थेरेपीज़ होती हैं। ठीक है। फ्लोराइड टूथपेस्ट भी आते हैं जो आपको आम टूथपेस्ट मिल जाते हैं, बेबी टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड मिलते हैं। एक होती है नॉर्मल कंसल्टेशन में होता है, एक थोड़ा सा एक्सेसिव कंसल्टेशन में होता है जो कि रिकमेंडेड होता है इन टर्म्स के अगर हम फील करते हैं ये बच्चों के दांत जो हैं वो ज़रा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो टूथ पे डिपॉजिट हो जाता है और वो टूथ की सरफेस को, टूथ के स्ट्रक्चर को हाईली रेजिस्टेंस बना देता है अगेंस्ट कैरीज। कीड़ा लगने के खिलाफ टूथ की मुदाफ़त जो है वो बहुत बढ़ जाती है। सही। तो अगर आप ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड है तो आप, और इसके अलावा फ्लोराइड माउथ वॉशेज़ भी आते हैं, अगर बच्चा टूथपेस्ट के अलावा थोड़े से गार्गल कर लें फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉशेज़ से तो फिर आपके ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। राइट। और अगर आप माउथ वॉश नहीं भी यूज़ कर सकते तो सिंपल पानी गर्म करके आप उसमें नमक डाल लें और आप उससे जो है वो गागल्स करें। ठीक है। हाँ, ये क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत अक्सर अजीब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो हर शख्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो आई थिंक नमक और पानी, वैसे तो हमारे यहाँ पानी की भी बड़ी किल्लत है लेकिन फिर भी अल्लाह करे ये तो मिल ही जाता है फिर, तो आप पानी में नमक डाल के जो है उससे भी अगर आप अपने दांतों को साफ़ करते हैं, गागल्स करते हैं, तो आप कह रहे हैं ये रूटीन में ये भी बहुत अच्छा है। ये भी अगर आपकी हैबिट में है तो ये अच्छी बात, खाने के बाद आप कर लें गार्गल। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है जैसे आपने कहा तो फिर आपके पास सिंपलेस्ट प्रोसीजर है कि गार्गल्स कर लेना, उसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ये जो बच्चों के दांत टूटते हैं, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के 8-9-10 साल की उम्र होती है टूटने की, 6 ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद टूटने लग जाते हैं और वो भी फिर एक मरहला होता है, वहाँ पे भी बच्चे जो है वो बहुत बेचारे शर्मा रहे होते हैं, सब पूछ रहे होते हैं भाई तुम्हारे दांत क्या क्या है, उसकी उम्र है उसके दांत टूटेंगे। तो वो और कहते बच्चों में आपका दांत टूट जाए आप उसको रखें अपने टुकड़ों के नीचे तो वो आपको जो है वो आपका दांत ले जाएंगे और आपको चॉकलेट दे के जाएंगे। मतलब इतनी सारी बच्चों के लिए ना वो फैंटेसीज और ये सब क्रिएट करते हैं। आज के आप बच्चों को कहेंगे तो वो कहेंगे कि ना मैं आपको समझाता हूँ कि इस दांत का क्या करना है। कितना फ़र्क हो गया ना आज के बच्चों में और कुछ साल। वैसे हम भी कोई पत्थर के दौर के लोग नहीं हैं लेकिन ऐसी सारी बातें जो है वो हमने सुनी है, लेकिन आज के बच्चे जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं सुनते, वो हंसते हैं कि आप ये किस तरह की जो है वो इलॉजिकल बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह डराया जाता था इधर मत खेलो, यहाँ पर जिन आ जाते हैं, शाम के टाइम नहीं खेलते, ये वो सारी चीज़ें। आज का बच्चा जो है ना वो काफ़ी समझदार है, वो इन चीज़ों को नहीं समझता। डॉक्टर साहब, जब दांत टूटने लगते हैं उस टाइम पर कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि आने वाला दांत, दूध के दांत इतने प्यारे हैं, मोती जैसे होते हैं, इतनी अच्छी स्माइल होती है, बिल्कुल क्लियर क्लीन होते हैं, और जब वो टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो इतने बुरे, टेढ़े मेढ़े, ख़राब, उठे हुए। सो ये जो प्रॉब्लम होती है जब आपको नहीं पता ना कि किस तरह के दांत आएंगे, तो क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि आने वाले दांत ठीक आएँ? ओके, देखिए एक तो जनरल बात है, अगर आपकी न्यूट्रिशनल सप्लाई ड्यूरिंग फ्रॉम बर्थ टू दी जो चेंज ऑफ एज है, जिस वक्त आपके दांत निकले उस वक्त आपकी कद खाट ग्रोथ अगर अच्छी स्पीड से चल रही है, जो हमारे यहाँ आप देखें एक बच्चों की किताब होती है जो पीड्स वाले पैदाइश में दे देते हैं या गायनी वाले देते हैं, उसमें एक ग्रोथ चार्ट होता है। अगर आप एक गुड ग्रोअर हैं ना तो फिर आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपके टीथ बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप गुड ग्रोअर हैं लेकिन आपकी कुछ हैबिट अच्छी नहीं है, सपोज करें आपकी अर्ली कैरीज हो गई हैं, यानी कीड़ा शुरू में दांतों में लग गया था, तो आपके दांत खराब हो सकते हैं। अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं, बच्चे जो थम सकिंग करते हैं, पेंसिल को मुंह में लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, इससे आपके दांत में मसला आ सकता है। अच्छा, थम सकिंग से होता है? थम सकिंग से हो सकता है। Okay. और इसके अलावा इम्पोर्टेंटली ये है कि जो पेरेंट्स को देखने की चीज़ है कि जिस टाइम पे आपका परमानेंट टूथ की झलक नजर आनी शुरू हो जाए मुंह में, वो अंदर स्किन में हल्का सा झलक रहा होता है कि मैं आने वाला हूँ, वाइट सा, स्किन थोड़ी सी खिंची भी हो जाती है, शाइनी सी हो रही थी, फूला हुआ सा एरिया होता है, मिल्क टूथ जो उसके ऊपर है उसको गिर जाना चाहिए। अगर वो नहीं गिरेगा तो वो नीचे से परमानेंट उसको डिफ्लेक्ट करके किसी और डायरेक्शन में कहेगा कि कहीं और निकलो, मैं नहीं जगह दे रहा तुम्हें।
अच्छा। और जब ये हो जाएगा तो फिर वो दांत टेढ़ा निकलेगा, आगे निकलेगा, पीछे निकलेगा, रोटेटेड निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अच्छा, नहीं, अगर अगर मिल्क टीथ है, ठीक है, तो वो उसकी बैक साइड पर नया जो आपका परमानेंट टूथ आएगा, वो बैक साइड या फ्रंट से आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर से आने लग जाता है वो? देखिए, हर टूथ की अपनी डायरेक्शन है इरप्शन की ना, वो आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि फलाना। नहीं, अगर मेरे डिस्प्ले में फ्रंट पर होगा तो मैं महसूस कर सकूंगी ना कि मेरे बच्चे का परमानेंट टूथ आ रहा है और ये वो, और इसके पीछे जो है मिल्क टीथ है वो नहीं टूटा, तो मैं डिसीजन ले सकती हूँ। सबसे पहले आपकी जो साइन आएगी ना, आपका मिल्क टूथ ना वो मोबाइल हो जाएगा हल्का सा। अच्छा, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो नीचे से एक दांत जोर लगा रहा है, उसको धक्का दे रहा है। बाजू का मिल्क टूथ जो इतना रेजिस्ट करता है, कहता है मैं नहीं जा रहा। ठीक है ना, अब वो नहीं जा रहा है और वो आना चाह रहा है, तो भाई जगह तो एक ही है। ठीक है ना, और आना दोनों ने, तो फिर वो आगे पीछे होगा। तो जब आप देखें एक एज आ गई है, 6 ईयर के बाद देखना शुरू करें। ठीक है। बच्चे ने कोई शिकायत की है कि मेरा दांत हिल रहा है, दर्द कर रहा है, इस तरह की कोई बात की, आपने मुंह खोल के देखा तो आपको उस जगह थोड़ी सूजी भी नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो दूध के दांत टूट रहे होते हैं और जो परमानेंट उठा रहे होते हैं वो बेहतर आए, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि वो जो हम बात कर रहे थे ना, कॉन्फिडेंस लूज ना कर सकें। बेसिकली मकसद यही था बिल्कुल स्टार्ट से बात करने का कि आखिर वजह क्या होती है कि दांत ठीक नहीं आ पाते। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। होती है वो दे देते हैं हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस होते हैं, वो हैबिट ब्रेक हो जाती है, ऐसा मसला नहीं है। क्या होती है वैसे, प्लीज बताइए। अब अगर इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करूं तो लोगों के सर से गुजरेगी, लेकिन देखें हर शख्स की कुछ ना कोई हैबिट होती है। कोई पान छाले खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई च्युइंग गम, कोई चॉकलेट। बच्चों की भी हैबिट होती है। 4 ईयर तक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना। अगर इवन आप बर्थ से पहले के अल्ट्रासाउंड या 3D अल्ट्रासाउंड आ गए उसमें देखें तो बच्चे थंब सकिंग उस वक्त भी कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 ईयर के बाद ये ऑटोमेटिकली ना नेचुरली खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं होने का मतलब होता है कि कहीं से डिस्टर्बेंस है। वो ये इमोशनल इनसिक्योरिटी की निशानी होती है जब आप थंब सकिंग करते हैं। तो बच्चे सोते हुए या ये, तो हम इसलिए पूछते हैं कि स्कूल में कोई बच्चों को टीजिंग तो नहीं है, इस तरह की बात होते हैं। पर अप्लायंस होते मुंह में लगा देते हैं तो वो उसका इफेक्ट 2 चीज़ें करती है। एक कि जब वो करता है तो वो उसको एक किसी तरह से रिमाइंड कराते हैं ये ना करो। नंबर 2 कि उसका इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। इवन वो कर भी रहा होगा तो उसका इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर वो कंटिन्यूस करेगा तो उसका ये जो पोर्शन है ये आगे की तरफ हो जाता है, उठ जाता है, गैप आ जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। आप देखें बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो माँ बाप को चाहिए बच्चे ने कोई शिकायत की है, दर्द, मोबिलिटी, ये सब तो देखें। और अगर वो रेगुलर विजिट करते हैं डेंटिस्ट का ट्वाइस आइए, वो ऑटोमेटिकली अगर सही डेंटिस्ट है ऑब्वियसली बड़ी समझदार माँ बाप हैं जो साल में 2 बार बच्चों को ले आते हैं। हमारे कल्चर में ये मुश्किल है, लेकिन अब होने लगा है, अब लोग करते हैं। अब अवेयरनेस का लेवल मैं आज से 20 साल पहले मुकाबले में बहुत ज्यादा फर्क है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छी बात है। तो जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि अगर जब अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका परमानेंट उतारा होता है लेकिन जो आपका दूध का दांत है वो जाने को तैयार नहीं होता, वो कहता है मैंने जाना, मैं अभी यहीं रहूंगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये कैविटी और ये सारी चीजें। सो फिर आप कह रहे हैं उसके लिए क्या करें, उसको निकलवा दें, फिर जाके उसको निकलवा दें और ताकि जो आने वाला दांत है वो प्रॉपर स्पेस मिले, वो प्रॉपर्ली बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन को अचीव कर सके। ओके, राइट। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि देखें आपने कहा निकलवा दें, निकलवा भी दिया, उसके बावजूद भी एक अलाइनमेंट होती है ना कि प्रॉपर शेप में एक एक आपका दांत जो है वो आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। ऊपर नीचे ओवरलैपिंग इस तरह के दांत आ जाते हैं। लाइक दूध के दांत टूट भी गए हैं, उसके बावजूद भी जो आने वाला दांत है वो इतना बुरा होता है कि आप कहते हैं वो दांत जाते ही ना, वो ज्यादा अच्छे थे जो मिलती थे। मोती में लड़ी थे, मोती में लड़ी, वो लड़ी टूट गई, बिखर गई, ठीक है ना। क्या बात की है, सही ना, ऐसे ही होता है। अब मसला ये है कि इशू ये हो रहा है कि आप एक ग्रोइंग चाइल्ड है, 6, 7, 8 उसमें दांत आते हैं। टीथ का मसला है कि वो साइज पहले बनता है और वो निकल जाता है, निकलने के बाद उनका साइज नहीं बनता। लेकिन आपकी अभी हड्डी, चेहरे की हड्डी, सब ये सब अभी बनेंगी और अगले 10-5 साल तक मजीद बनती रहेंगी। ठीक है। तो वो एक नैरो जगह से, जो हड्डी नैरो होती है, इसमें से निकल के ब्रॉडर जगह पे जाना चाहता है। तो उनका एक पाथ है, यूं यूं आ रहा था, क्यों आता है, जब ये आ रहा है तो एक दांत दूसरे दांत की जड़ को धक्का दे रहा है, वो इधर डिस्प्लेस हो रही है, इधर। इसको हम कहते हैं एबिलिटी डकलिंग स्टेज। ठीक है, इस एज में होता है। आप देखें बच्चों के दांत वही जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, एक एज तक होता है, इसकी एक लिमिट है। इसलिए जब एक एक्सपर्ट उसको देखते हैं बोलता है ये नेचुरल है, और एक रेड लाइन इसके बाद ये कहते हैं नहीं ओवर हो गया, अब इसको हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। तो हमें स्पेस देना पड़ता है। कुछ स्पेस तंगी होती है, वो नेचुरली बाद में कवर होता है, बोन बन जाती है, तो थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर ले। लेकिन एक रेड लाइन है जो कि आम आदमी जज नहीं कर पाता, इसलिए उस टाइम पे 6, 9 और 11 ईयर में चेकअप ले लें। ठीक है। अच्छा, अगर अब आप मुझे बताएं दांत आ गए हैं, ओवरलैपिंग आई है, दांत आगे से उठे हुए हैं, इस तरह का प्रॉब्लम है, फिर क्या ऑप्शन है?
कि अब उनको ठीक करना है, अब उनका वो हो गए हैं, ऐसे ही हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिनके ज़रिए आप उनकी अलाइनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। वो डिस्प्ले टीथ हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, स्माइल नहीं आप कर पाते, तो फिर किस एज में जाकर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आया अब आपने इनके लिए कोई ट्रीटमेंट करना, और कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप लोग ऑफर कर रहे होते हैं? हाँ, इसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट है कि असेसमेंट 6, 9, 11 में ज़रूरी है। ठीक है। अब दांत आगे अगर जैसे हम कह रहे हैं कि वो हो गए हैं, वो कई दो बेसिक वजह इसकी वजह से हो सकती है, ऐसा कॉम्बिनेशन। एक है दांत आ गए, एक है आपकी हड्डी जिस पे वो दांत लगे वो हड्डी आ गए। ठीक है, हड्डी आ गई और दांत, सर्जरी वाली बात आ गई। ग्रोइंग में तो सर्जरी नहीं, लेकिन ये अगर आप नॉन ग्रोइंग एज में नहीं कराएंगे तो आप सर्जरी पे जा सकते हैं आगे एडल्ट एज में। ग्रोइंग एज में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बोन ग्रो हो रही है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, हम उसको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, तो हमें रीज़न को देखना पड़ेगा। अगर रीज़न है टीथ आ गए तो हो सकता है वो 6 में, 9 में, 11 में, किसी भी एज में कर लिया जाए। अर्लियर द बेटर वाली बात है। केस टू केस है, बिल्कुल रिजिड मैं नहीं बोल रहा, वो देखे बगैर कहना बहुत मुश्किल बात है। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा था दांतों का मॉडल जो होता है, लाइक अगर आप यूं होना चाहिए ना, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है कि वो ये चीज़ ऐसे होती है, आगे होती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे अगर, तो फिर ये आपकी हड्डी जो है उसकी ये इस तरह की बनाई है, हड्डी की खराबी हो सकती है, दांतों की पोजीशन खराब हो सकती है, और कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह है तो फिर डेफिनेटली जो आपके फ्रंट के दांत आएंगे वो थोड़े से उठे हुए आएंगे और निकले हुए आएंगे, तो फिर हड्डी को भी सेट करना पड़ेगा, उस दांत को हड्डी को सेट कर सकते हैं अगर आप ग्रोइंग एज में। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिए कि देखें, ये भी पॉसिबिलिटी कि आपकी ऊपर वाली जॉ की हड्डी सही हो लेकिन लोअर वाली जॉ की हड्डी पीछे हो तो भी आपको ये प्रोमिनेंट लगेंगे, या ये आगे हो और ये सही हो तो भी प्रॉब्लम, ये कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो दोनों, अगर हड्डी ऊपर की फॉल्ट में तो उसका एज अलग है ट्रीटमेंट की, लोअर की फॉल्ट में उसकी एज अलग है ट्रीटमेंट की। अगर टीथ आगे हैं तो उसका अलग मामला है, अगर लोअर टीथ पीछे हैं वो अलग मामला है। ठीक है। अच्छा, थोड़े से डिफरेंस होता है ग्रोइंग एज में कि आपका, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है ना, अपर जॉ ज़रा तेजी से ग्रो करता है और नीचे वाला जॉ थोड़ा देर से ग्रो करता है और देर तक ग्रो करता है, बाद में कैच कर लेता है। तो इसलिए हर जॉ की हर एक चीज़ की जरा सी अलग साइंस है। लेकिन अगर हम वही कह रहे हैं 6, 9, 11 में अगर दिखाएंगे तो वो चीज़ पकड़ में जाएगी। ट्रीटमेंट 80 साल में भी हो सकती है, वो मसला नहीं है। 80 साल में दांत होते हैं तब बचे हुए। आज के दौर का खाया पिया इंसान, वो हमारे बड़ों ने इस तरह के, आज तो आप देखें, आज आप अभी सीजन है ना सर्दियों का, कितने लोग हैं, मैं नहीं कहती बिल्कुल आप वॉलनट्स तोड़ें, लेकिन एक दौर में, मतलब बहुत कौन से पुराने दौर की बात करें, हम अपने बड़ों की भी बात कर लें तो वो जो है नट्स भी खुद तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया करते थे। आज हम सेब नहीं खाते, हम खुद अनार नहीं खाते, हम इन तमाम चीज़ों का जूस पी लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम बाइट नहीं कर सकते। हमने अपने दांतों को भी जो है ना वो इतना नवाब बना दिया है कि हमने इनको मजबूत ही नहीं किया। सो ये हमने ऐसा क्यों किया, या हमारी खुराक में कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे दांत मजबूत क्यों नहीं है डॉक्टर? आपकी फूड रिफाइन हो गई। गन्ने खा लेते थे लोग, इस गन्ने छीलते थे। आज किसी बच्चे को, बड़े यंग बच्चे को ही बोलेंगे जाओ एक गन्ना छीलो तो उसके दर्द हो जाएगा। तो जैसे एक बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करता है, उसके मसल डेवलप होते हैं, ऐसे ही अगर आपने टीथ के ऊपर जिस तरह की चीज जोर दिया एक नेचुरल लिमिट के अंदर, उसी तरह डेवलप होंगे। अब हम एक रिफाइंड फूड है, मुंह में रखते हैं, हर चीज़ घुल जाती है। ठीक है ना, पिज़्ज़ा खाते हैं, वेरी ब्रेड की तरह सॉफ्ट, हर चीज़ सॉफ्ट हो गई है। तो इसी तरह से हमारी ग्रोथ में भी वो चीज़ डेवलप, खाने जो हम बनाते हैं भून के हम बिल्कुल हाल खत्म कर देते हैं। मलाई बोटी टिक्का ये सब खाएंगे तो जहर सी बात है। डॉक्टर साहब देखेंगे, डॉक्टर साहब को सारा बारबेक्यू याद आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ब्रेसेस एक ऐसा ऑप्शन है जो फौरन आपके जहन में फर्स्ट जो है ना वो यही आता है ख्याल कि अच्छा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं दांत या उभरे हुए हैं तो ब्रेसेस लगवा लिए जाते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ परमानेंट भी लगते हैं, कुछ जो है वो रिमूवेबल भी होते हैं। सो ये ऑप्शन जो है इसकी तरफ लोग बढ़ रहे होते हैं। सो ये कितना सक्सेसफुल है, कितना टाइम लेता है, ये तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता होगा, केस टू केस होता होगा। डॉक्टर साहब आइडियल एज क्या है? कोई आइडियल एज नहीं है। जो लोगों में हमारी सोसाइटी में है कि 12 साल आइडियल एज है, पहले था 12 फिर 18 अब 21 22। देखें मैंने बताया जैसे जॉ अगर फॉल्ट में है तो अपर जॉ की एज की बेस्ट एज कुछ और है, लेकिन अगर वो गुजर गए तो भी ट्रीट हो सकता है। ओके, ऑप्शन शायद चेंज हो जाते हैं। लोअर जॉ की बेस्ट एज कुछ और है, ऑप्शन उसके बाद भी मिल सकता है, 80 साल में मिल सकता है। तो अगर कोई आपको कहता नहीं, से हमारे यहाँ जो मसला होता है ना वो ये कहते हैं जी 12 में आओ। अब जो ऑप्शन 8 साल वाला बेस्ट टाइम था ना, उसमें कोई भी बंदे को बोल देगा 12 में आओ तो उसका बेस्ट शॉट तो निकाल दिया आपने। ठीक है, तो इसलिए एक क्वालिफाइड बंदा होगा ना वो 6, 9, 11 असिस्टेंट करेगा। अगर चले आप 11 से गुजर चुके हैं, आप 22, 25, 30, 35 में आ रहे हैं,
ऑप्शंस हैं इसके लिए। हर चीज सही हो सकती है, आपको सिर्फ टाइम देना होता है, आपको विल होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। कितना टाइम चाहिए डॉक्टर? हर केस का अलग है, लेकिन देखें मिनिमम चीजें जो आती हैं वो 3 से 6 महीने से लेकर 6 से साल तक भी चलते हैं, केस टू केस है। केस टू केस, ठीक है ना। ये आप कहेंगे मैं इसको कह दूं नहीं बस साल में होता है, कॉमनली 2 से 3 साल में होता है। बहुत बुरी बात है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप जो है ना फिर कहते हैं कि कुछ शॉर्टकट चाहिए, तो हम बात उस पर ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉपर प्रोसीजर से आप गुजरिए। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी है हर चीज़ में, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन वक्त के गुजरने के बाद उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, उनके नुकसान भी बहुत हैं। क्योंकि जो आपका असल दांत है वो सलामत रहे, यही कामयाबी है डॉक्टर की भी और पेशेंट की भी, और यही बेहतर डिसीजन भी है। लेकिन एक और ऑप्शन भी मौजूद है जो शॉर्टकट है, उस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हम आज बात कर रहे हैं कि आप लोग मुस्कुराइए, अपनी खुशी का इजहार कीजिए, और अगर खुशी नहीं भी है तो भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ये आप सामने वाले को बता रहे होते हैं कि तुम जो भी करते रहो आई एम हैप्पी। तो अंदर के मौसम का हाल ना छुपा देती है आपकी मुस्कुराहट जो है। सो इसलिए आपके दांतों का ठीक होना, बेहतर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुल के अपनी स्माइल का जो है वो इजहार कर सकें, अपनी खुशी का इजहार कर सकें। डॉक्टर शराज हमारे साथ मौजूद हैं। जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, फिर उनके दूध के दांत का टूटना, फिर उनका परमानेंट दांत आना, ये तमाम चीज़ें हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस की हैं। ब्रेसेस एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्टर साहब ने कहा 80 साल की उम्र में भी जो है वो लगाया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स कि केस क्या है और उसी हिसाब से वक्त की भी ज़रूरत होती है। 6 साल भी लग जाते हैं, इन्होंने कहा इतना भी केस जो है वो कुछ बिगड़े हुए केस होते हैं, जैसे बिगड़े लोग होते हैं ना, इस तरह बिगड़े केस भी होते हैं। लेकिन क्या कोई शॉर्टकट मौजूद है कि वक्त नहीं है, इसको जल्दी ठीक करना है, शॉर्टकट्स पे मत जाइएगा, मैं फिर कहूँगी। लेकिन हमने हर चीज़ आपके सामने रखनी है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ, किसी की शादी है या कुछ और किसी के लिए कुछ ज़रूरत है कि वो चाहते हैं कि फ़ौरन से जो है कोई मॉडलिंग का अच्छा सा असाइनमेंट मिल गया है और वो इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा कि जो है ना स्माइल में कहीं कमी रह रही है, तो अब उस चीज़ को पूरा करना है, तो डॉक्टर साहब क्या ऑप्शन है? ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, 6 महीने नहीं दे सकते, 3 महीने भी नहीं दे सकते। हाँ, वही मैंने कहा, ब्रेसेस की 6 साल की बात की। अगर आपका केस 3 महीने वाला है और वो हो सकता है तो आप उसको यकीनन ऑप्ट करें। नहीं है, दिन है हमारे पास, बस कुछ दिन है। देखिए दूसरे ऑप्शन है, क्या है उसमें हम ये होता है कि हम क्राउन्स, कैप, ब्रिजेस इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। टीथ टेढ़े हैं, उसको हम थोड़ा सा ट्रिम करके बना लेते हैं। वीनियर्स ऑप्शंस हैं, उसको कर सकते हैं। सिलेक्टिवली कुछ टीथ, अगर एक आध टीथ का मसला है तो उसको हम थोड़ा सा कहीं से ग्राइंड के रीशेप कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक काउंटरिंग करते हैं, कॉन्टोर भी कर सकते हैं, और सिंगल विजिट पे भी आता है, हर केस के हिसाब से देखा जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन हैं, वीनियर्स, क्राउन, ब्रिजेस, कॉस्मेटिक काउंटरिंग, शेप टीथ को थोड़ा सा। अच्छा, अब जरा समझाइए ये क्राउन क्या है, ब्रिज क्या है, किस ऑप्शन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है रिजल्ट, क्योंकि नॉर्मली आपको अपने डिस्प्ले जो आपके दांत होते हैं, फ्रंट के दांत होते हैं, उन्हीं का ही प्रॉब्लम होता है और उन्हीं की ओवरलैपिंग है या आगे की तरफ उठे हुए हैं। और आप अगर ब्रेसेस का जो वक्त लगता है, तकरीबन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को साल भी लग जाते हैं, और आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर आप जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं? ब्रिज जो है वो कब लगाया जाता है? देखिए, अगर आप फील करें कि टीथ बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, आपके पास टाइम का इशू है, तो आप, और आपके सपोज किसी वजह से दांत आगे के इतने ख़राब है, कोई दांत निकालना पड़ रहा है, निकल गया है, टूट गया है, रिस्टोरेबल नहीं है, तो फिर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है कि हम एक आगे और एक पीछे के दांत, यानी राइट लेफ्ट के दांत लेंगे, और बीच में जाकर कोई दांत मिसिंग है, निकल गए हैं या निकालना पड़ रहा है किसी ट्रीटमेंट की ऐसे, ताकि हमें दांतों को आपके सीधा भी करना है, ठीक है, सपोज थोड़ा सा पीछे भी करना है अगर जगह है, तो वो फिर हम इस तरह से कुछ दांत निकाल के कर सकते हैं। अच्छा, ब्रिज लगा देते हैं, ब्रिज लगा देते हैं, उसमें दांत सीधे हो जाएंगे, पीछे आगे जो भी है वो भी थोड़ा कंट्रोल। अच्छा, तो जो आपके सही दांत भी हैं और अगर वो उठे हुए हैं तो फिर आप लोग उनको निकाल देते हैं, वो रूट कैनाल एज एन ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि मैं हूँ, मैं इसको बहुत रिलेक्टेंट हूँगा, लेकिन चूंकि कंसिडरेशन में सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें ये ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है,
कि आप दे सकते हैं। इसके प्रॉन्स एंड कौन से अच्छाइयाँ और बुराई हैं, क्योंकि आप नेचुरल टूथ को इस बात के लिए सिर्फ ज़ाहिर कर रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो उसकी जल्दी करना है, फिर आप एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा रहे हैं। आर्टिफिशियल चीज़ का डायलेमा ये है कि आपकी बॉडी डायनेमिक लाइफ टिश्यू है जो कि वक्त के साथ तब्दील होता रहेगा, आर्टिफिशियल चीज़ तब्दील नहीं होगी। तो अगर आप लगाएंगे तो इस बात के लिए तैयार हो जाएगा, आपको कुछ अरसे में उसको रिप्लेस करना होगा। वो कुछ अरसा 6 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, हर बंदे का अपना हिसाब है, हर बंदे का अपना प्लान है। तो ब्रिज वो है कि अगर कोई दांत मिसिंग है या बहुत आगे था, हमने कहा नहीं यार, हम आपने कहा मुझसे कि मुझे सीधे करने और पीछे करने, मैं कहा नहीं, मैं इसके साथ मुझे इसको या तो रूट कैनाल करके करना पड़ेगा या दांत निकालना पड़ेगा। तो एक बाउंड्री के अंदर मैं ये काम कर सकता हूँ। क्राउन ये है कि सिंगल दांत टेढ़ा था, 1-2 दांत टेढ़े थे, वो कर दे। एक चीज़ आप याद रख लें, आगे के दांतों में ऊपर के खासतौर से अगर आप ये ऑप्शन कर रहे हैं तो कम से कम आइडियली 6 दांत का सेट बनेगा तो वो इफेक्ट देगा। अगर 2 या 3 दांत करेंगे तो वो अच्छा इफेक्ट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर आपको फ्रंट पे 4 से 6 दांतों का प्रॉब्लम है तो देन आप ब्रिज की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इस कंडीशन में। क्राउन के लिए 1 दांत है, 2 दांत का अगर प्रॉब्लम है तो आप क्राउनिंग जो है आप कह रहे हैं वो ऑप्शन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपने कहा कि दांत तो ठीक है ना, वो बेचारे तो हमें परेशान नहीं करे, लेकिन वो एक आप जो चीज़ चाहते हैं वो वैसा नहीं है, इसलिए आप अपने एक मजबूत दांत को आप निकलवा रहे होते हैं। सो एक्सट्रैक्शन हो जाती है या रूट कैनाल से भी हम किसी तरह की एक तसल्ली दे लेते हैं कि चलो हमने कुछ तो बचा लिया। रूट कैनाल करके भी पीछे कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन कम है, उसमें बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, दांत को एक लिमिट तक ही पीछे कर सकते हैं ना। ठीक है। तो अगर किसी ऐसे निकल गया ना, कैविटी थी, ख़राब था, बहुत ज़्यादा ऐसा था, तो उसमें एक चांस है कि हम उसको निकाल के भी कर सकते हैं। हम सिंगल क्राउन 6 लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा था इससे पहले कि देखें, 1 या 2 दांत लगाने में आपका मसला इस तरह के मामले में हल नहीं होगा। मिनिमम 6 टीथ का सेट हो तो वो आपको एक अच्छा शेप देगा, अच्छा लुक देगा, तभी जाके मामला हल होगा। लेकिन रूट कैनाल करके भी कर सकते हैं, टीथ निकाल के भी कर सकते हैं, और सिंपल मैंने कहा कॉस्मेटिक शेपिंग करके कर सकते हैं केस पे। राइट, कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसमें प्रॉपर टीथ शेपिंग। टीथ शेपिंग है। तो डॉक्टर साहब ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये आपके पास कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं, जो पहले, क्योंकि हम तो सब अब तो गूगल पर हर चीज़ आप पहले ही सर्च कर रहे होते हो, डॉक्टर से ज़्यादा आपको पता होता है, आप जो कह रहे होते हो मुझे ये करवाना है, मैं ये करवाने आया हूँ, वो ये नहीं पूछता कि मैं क्या करवाऊँ डॉक्टर, आप मुझे सजेस्ट करो, वो ऑलरेडी एक माइंड बना के आया होता है सर्जरी के हवाले से। सो वहाँ पर फिर आप एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कन्विंस करते हैं कि इस तरफ ना जाया जाए। देखिए, मैं अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस से बताऊँ, ये जो मैं खुद पेशेंट को कहता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी करें, मार्केटिंग साइड से नहीं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल साइड से। मार्केटिंग साइड तो अच्छा बोलेगी। सही। नंबर 2 ये कि आप रूट कैनाल करके दांत पीछे करना, ये 1 टाइम ऑप्शन है, एक दफ़ा हो गया तो वापसी नहीं है, तो उससे पहले एक दफ़ा आप और सोच लें। तो जब इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, और तो अगर लोग प्री ऑक्यूपाइड भी आते हैं पहले से सोच के ये कराना है, तब जब उनके पास कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी करते हैं, तो बहुत से टाइम में लोग एग्री हो जाते हैं। क्योंकि वो अगर किसी ने भर दिया नहीं यूँ कर लेंगे, क्योंकि असल मसला ये जो क्राउन ब्रिज और इस तरह के मामला आते हैं, ये क्विक फिक्स है, ये फौरन करता है, इसका एडवांटेज है ये। और ये आपको एकदम से आपका लुक चेंज हो जाता है, तो आपको एक ज़बरदस्त एक आपको चेंज मिल रहा होता है, तो आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका मसल है वो वीक होगा, वो उस दांत को छोड़ेगा, लेकिन आपने एक आर्टिफिशियल चीज़ लगाई है वो वैसे ही रहेगी, तो उसमें एक टाइम पर जाकर कॉम्प्लिकेशन है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके लिए आपको बार बार जाना पड़ता है, उसको चेक करवाना पड़ता है, जो शायद हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा। हमने एक बार एक चीज़ लगा दी, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद हम उसको ख्याल ही नहीं करते, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। सो आप कहते हैं कि फिर ब्रेसेस की तरफ आ जाओ। ब्रेसेस नंबर 1 ऑप्शन है, ये भी वैलिड ऑप्शंस हैं। इस पे आप जाएंगे तो फिर आपको आपको इस जहन में रखना चाहिए कि इसमें आपको फ्रीक्वेंट विजिट करने हैं, ठीक है, इसका ख्याल रखना है, और इसको एक वक्त में जाके चेंज कराना पड़ेगा। राइट। अच्छा, ये कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं जब अगर लोग ब्रिजेस की तरफ जाते हैं? इसकी वाइड वैरायटी है, ठीक है ना। ब्रिज तो देखें, सिंगल टूथ की बात कर लेते हैं, के भी ब्रिज लगते हैं, ज़िरकोनिया के भी होते हैं। सिंगल टूथ की बात कर लेते हैं कि उससे आप 32 से मल्टीप्लाई कर देगा, 32 टीथ से 32 टीथ हैं। सिंगल टूथ का ये पाकिस्तान में 3-4 हज़ार रुपए से लेकर 60-70 हज़ार रुपए का पड़ सकता है, डिपेंड करता है एक दांत क्या आप किस तरह का बना रहे हैं। जो लोग सोने के दांत लगवाते थे, है ना, सोने का। आप देखें, मुझे एक हॉलीवुड की मूवी भी थी, उसमें बेबीज डे आउट, एक अगर आपने देखी हो, वो प्यारा सा क्यूट सा बेबी,
तो वो उसके पीछे जो वो गुंडे लगे हुए होते हैं उनमें से वो एक वो स्माइल करता था, तो यहाँ पर उसका एक गोल्ड का जो है ना वो टीथ चमकता था, तो लोग पहले लगवाते थे। गोल्ड इज द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मटेरियल। गोल्ड इसीलिए गोल्ड है कि वो बेस्ट मटेरियल है। आज लगाते हैं लोग ऐसे? अब ट्रेंड का, क्योंकि अब लोग वैसे आपका लास्ट कब कोई पेशेंट आया हुआ कि मुझे सोने का था? 2004 से पहली बात है, इसकी वजह कि अब ट्रेंड खत्म हो गया है। ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि पहले गोल्ड का एक टूथ होना एक सिंबल होता है ना, जैसे अब हर जगह स्टेटस होते हैं। एक तो गोल्ड महंगा हो गया, ठीक है ना, गोल्ड का आप क्राउन लगाएंगे वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। नंबर 2, लोग आप एस्थेटिकली डिमांडिंग होंगे, जो कहते हैं टूथ कलर का लगाएं, तो गोल्ड टूथ कलर का नहीं हो सकता। लेकिन मटेरियल वाइज गोल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज है। ओके, वो लगाना जो है आइडियल मटेरियल, एक्सेप्ट टूथ का कलर नहीं इसमें होता। बस फिर पहले मोबाइल लोग चोरी करते हैं, फिर आपके दांत भी चुराए। तो बिल्कुल जो है अपनी कराची में रहने वालों के लिए तो जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है कि गोल्ड के दांत जो है वो बिल्कुल आप ना लगाएं। ये कोई और कहेगा कि मेरी अमानत है तुम्हारे पास है, तो वो दांत भी जो है वो आपके लिए जा सकते हैं। लेकिन यस, अब क्योंकि लोग जो है वो सिंपल चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो दांतों के भी मुख्तलिफ कलर्स होते हैं ना, जो आपका दांत है उसके मैचिंग आपको कलर लगा दिया जाता है। आपका कौन सा पेशेंट, किस एज में आपने पेशेंट को ब्रेसेस भी लगाए हैं, जो आपको लगा हो कि ये इस एज में भी लगाकर रिजल्ट जो हैं वो इतने अच्छे हैं? हम 80 इयर्स में आते हैं, माय ओल्डेस्ट पेशेंट इज 67 ईयर ओल्ड। 67 में उनको दिल किया कि मैं ब्रेसेस लगवा दूं। हां, स्वीट। ब्रेसेस लगाने के बहुत सारे रीजन, लेकिन 2 बिग रीजन है। पेशेंट डिमांड करता है एस्थेटिक या ब्यूटी, लेकिन जब आपके टीथ सही पोजीशन में तो फंक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है ना, जैसे सीजर है, अगर उसके दोनों हिस्से दूर होंगे तो पेज या कपड़ा नहीं काटेगी, लेकिन जब दोनों करीब होंगे, शार्प होंगे, तो बहुत अच्छी तरह काम करेगी। तो जब टीथ आपकी पोजीशन में सही होते हैं तो आपकी बाइटिंग, आप सेब, अमरूद कुछ भी बाइट करेंगे तो एफिशिएंसी भी एक नंबर चीज़ है। तो हम लोग जब देखते हैं तो हम एस्थेटिक एंड फंक्शन दोनों की बात करते हैं। पेशेंट जनरली एस्थेटिक या ब्यूटी की बात करते हैं। तो अगर आप 60 ईयर्स में अगर कर रहे हैं तो उससे आपका फंक्शन भी बेतहाशा इंप्रूव होता है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ का, चूँकि ये ओरल कैविटी गेट है, अगर आप अच्छा चबाएंगे तो आपके मैदे और तमाम सिस्टम में बोझ कम पड़ेगा, ठीक है, ग़िज़ा जो अच्छी तरह से आपके जिस्म का पार्ट बनेगी, एनर्जी मिलेगी। अगर आप डेंचर नहीं, सपोज किसी के दांत नहीं है, तो देखें वो थिन एंड लीन होना शुरू हो जाएगा। भले आप उसको कितना अमीर हो, कितना उसके पे एक्सेस हो, इवन देन उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। तो बात टीथ सिर्फ ब्यूटी के लिए भी नहीं है, फंक्शन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम निग्लेक्ट करते हैं। जब आप खाएंगे नहीं तो फिर आप अपने, जब चबाएंगे सही नहीं तो आप अपने मैदे पे लोड डालें। वो कब तक आप एक मशीन से 2 काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको दांत दिए थे पीसने के लिए और मैदा दिया था स्टोर करने के लिए, और फिर उसको पीछे सिस्टम दिया हजम करने के लिए। अब आप कह रहे नहीं, तुम ही चबाओ, तुम ही इसे क्रश करो, तुम ही सब कुछ करो। अच्छा, तो और दांतों को स्ट्रॉन्ग करने की बात आई, हमने पहले भी की थी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत ही सॉफ्ट फूड या हमारी ग़िज़ा बड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो हमारे दांतों को जो है वो एक लिमिट तक उनको स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूरत होती है। तो आप अपने बच्चों को, जब उनके परमानेंट टीथ पर ये प्रैक्टिस की जाती है ना, कि आप उनको सेब इस तरह दें कि वो बाइट, सुबह स्कूल जाते हुए आप उनको सेब दें, और क्या क्या चीज़ें हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनके दांत मजबूत हों? अखरोट मत तोड़वाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी फूड में फाइबर्स होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। फाइबरस फूड जो है ना, वो जो हम कहते हैं ना, जैसे वो लोग लेते हैं कि भाई वो पेट को साफ करते हैं, नहीं, वो आपके टीथ को भी साफ करते हैं। ओह रियली? ठीक है। तो जो सेब है इसके अंदर फाइबर्स हैं। ओके। अमरूद अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हम ज़माने में, अब जो आपने कहा ना, जूस बना के पी जाते हैं, मैंगो का जूस, उसका जूस, अनार। देखिए, मैं खुद नहीं वैसे खाती, मुझे होता है अनार जूस पी लो, सबसे आसान तरीका। तो अगर आप ये सब चीज़ें, एक अनार या अमरूद जो थोड़ा सख्त होता है, खाएं तो आपका जॉ फील करता है। राइट। अच्छा, विटामिन सी के लिए बहुत कहते हैं कि विटामिन सी जो है, क्योंकि बीच में भी बहुत ये सिलसिला चला था कि विटामिन सी एक तो आपके कलर को बहुत निखारता है, आपके गम्स को बड़ा अच्छा लगता है। तो एक मेरी ही उसमें सर्कल में खातून है, उन्होंने इंजेक्शंस लगवाए, डेफिनेटली जिसके बहुत खिलाफ हैं कि आप एक चीज़ सिर्फ अपने रंग को गोरा करने के लिए लगा रहे हैं, बट उन्होंने लगाया और उनका कहना ये था। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने फील की, उनके गम्स जो है ना वो बड़ी फ्रेश, मतलब पिंक से और अच्छे से ग्लो करने लग गए थे। तो विटामिन सी जहाँ आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ गम्स के लिए भी ये बहुत पावरफुल। तो फिर ये फ्रूट से मिल सकता है हमें? लेमन में इतना कॉमन अवेलेबल होता है। तो जब एक चीज़ नेचुरली अवेलेबल है, आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको हजम नहीं कर पा रही हो। दवा या आर्टिफिशियल चीज़ें उस वक्त लेता है बंदा जब बॉडी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही हो। तो आपने कहा यार मैं विटामिन के इंजेक्शन लगा लेते हैं, नेचुरल आपका सिस्टम सही है, आप नेचुरल ले, उससे ज़्यादा अच्छी बात ही नहीं है। तो विटामिन सी का ज़बरदस्त रोल है। बिल्कुल। आप, और अगर हम रोज़ाना वो मिल ही जाता है, इतनी ज़्यादा आप लोग खाने में भी डालते ही हैं,
तो वो गम्स को हेल्थ में, और अभी आप देखें ऑरेंज जो है, ऑरेंज का सीजन, इस वक्त तो विटामिन सी आपको बहुत बड़ा भरा पड़ा है। और फिर कीवी कहते हैं कि उसमें बहुत विटामिन सी होता है। अगर आप 4 ऑरेंज लेते हैं और एक आप कीवी लेते हैं, डिपेंड्स के साइज में, तो वो ऑलमोस्ट उसकी जो है वो इक्वल आ रही होती है। एक्सपेंसिव है फ्रूट वो, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो उसका, जो हम जंक फूड में एक आई थिंक 700-800 रुपए में एक आपको बर्गर की डील मील मिल रहा होता है, उसमें आप एक अच्छा खासा फ्रूट ले सकते हैं। सो बट हमारी प्रायोरिटी क्या, जंक फूड खा के हम अपने लिए बीमारी तो ले सकते हैं, लेकिन हम फ्रूट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हुए या नट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें होता है नहीं ये बहुत महंगा आ रहा है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नट्स का भी रोल है आपके गम्स के लिए या आपके टीथ के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन तो आपको स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। तो वो बहुत तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एक तो न्यूट्रिशन सप्लाई उनके अंदर विटामिन हैं। दूसरा ये कि वो थोड़े से सख्त होते हैं, जैसे बादाम है ना, तो वो आपके जॉ के मसल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अच्छे कमाओ, 1-2 खाने से तो शायद इतना नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन नेचुरल हैं, हेल्दी हैं वर्सेस जंक फूड, तो ये हेल्प करती हैं। इसमें फाइबर्स होते हैं, क्लीननेस में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल सारे इन सब रोल है। लेकिन जो फ्रूट्स खासतौर से जो आजकल चल रहे हैं, विटामिन सी की जो आपने बात की, विटामिन सी है, फिर मिनरल्स में कैल्शियम वगैरह भी मिल जाते हैं, डी वगैरह, तो ये आपके टीथ को और गम्स दोनों को हेल्दी रखने में बड़े मदद करते हैं। राइट। अच्छा, कलर का ख़राब हो जाना दांतों के ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। मैंने ये भी सुना कि हम जो चाय या कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, हम कॉफ़ी बहुत पीते हैं या हम चाय बहुत पीते हैं, इससे भी हमारे दांत का कलर ख़राब हो जाता है, ऐसा है डॉक्टर साहब? देखिए, कलर 2 तरह से दांत के कलर को देख सकते हैं। एक होता है कि दांत का अपना स्ट्रक्चर का कलर क्या है, एक उसके ऊपर डिपॉजिट कुछ हो जाए, जैसे पान छालिया के धब्बे होते हैं, स्मोक जो लोग कर रहे होते हैं, इसी तरह चाय कॉफ़ी के भी होते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिक है, ये सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, ये स्केलिंग पॉलिशिंग से सही होता है। एक होता है आपके स्ट्रक्चर के अंदर कलर पेनिट्रेट कर जाए। अच्छा। जैसे लोग जो कि कुएं का पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत आप देखें उसमें स्ट्रीकिंग या लाइनें वाइट से पैची हो जाते हैं। तो जो एक्सेसिव फ्लोराइड अगर आप लेंगे तो डेवलपमेंट, जब दांत डेवलप तब ये मामला होते हैं। कुछ डिजीजेस हैं जिसमें ही होते हैं। दांत को चोट लगे और वो डेड हो जाए तो वो काला पड़ जाता है, तो ये इंट्रिंसिक है, ये अंदर स्ट्रक्चर में हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये टीथ वाइटनिंग से सही आती हैं। और वो जो चीज़, और इसके अलावा वीनियर्स और इस तरह की चीज़ें भी उससे भी सही आता है। क्राउन से भी छुपा देते हैं, बहुत डार्क बहुत ज़्यादा ख़राब है तो क्राउन एंड वीनियर्स भी काम करते हैं। तो अगेन किस तरह का मसला उस पर है, लेकिन कॉमनेस्ट जो हमारे मसला है वो हम लोग अच्छी सफाई नहीं करते, धब्बे पड़ जाते हैं। हमारी हैबिट पान छाल या तंबाकू स्मोकिंग इस तरह की है, तो वो अगर हम सफाई करें, स्केलिंग करें, पॉलिशिंग करें, सही बात है। राइट। और हम सुबह ब्रश करते हैं, हालांकि डॉक्टर का कहना ये है कि बेड पर जाने से पहले रात में जो ब्रश है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ें उल्टी है ना। हम सुबह नाश्ता नहीं करते, हम रात का खाना खाते हैं, तो हमने हर चीज़ उल्टी चल रही है, हम कुदरत के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर हम नुकसान भी उठा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।